फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जो बात भारत समझाने की कोशिश कर रहा था वो तुर्की को समझ आई नहीं। अच्छा, क्या लिखा है? $1 मिलियन उड़े, जयशंकर पीएम मोदी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को अगेन एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है। पुर्तगाल में भारत की एम्बेसी क्यों न्यूज में चल रही है, इसके बाद बांग्लादेश भारत की सीमा से 12 से 15 किलोमीटर दूरी के ऊपर हमसे क्या पंगे लेने लग गया है, उसके बाद टर्किश कंपनी सेल्बी एविएशन का नुकसान कैसे लगातार बढ़ते जा रहा है और भारत के एक्सपोर्ट पैटर्न में कौन सा मेजर शिफ्ट देखने को मिल गया है। कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो आपको भारत के मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को लेकर। आज 19 मई है और आज ही भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर 6 दिन की यूरोपियन कंट्रीज की विजिट के ऊपर निकले हैं। इस दौरे में वो 3 कंट्रीज कवर करेंगे, नीदरलैंड्स, डेनमार्क और जर्मनी। इनकी गवर्नमेंट्स के साथ मीटिंग करने के साथ साथ जयशंकर सर यूरोपियन कंट्रीज में प्रेस कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स में भी हिस्सा लेंगे और वहां पर जयशंकर सर ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद और यूरोपियन कंट्रीज के सपोर्ट के ऊपर अपने बोल्ड अंदाज में क्या स्टेटमेंट देते हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगी एंड हम उसको भी कवर करेंगे। सेकंड न्यूज निकल कर आ रही है यूरोपियन देश पुर्तगाल से। पिछले कल क्या हुआ कि पुर्तगाल में जो भारत की एम्बेसी है उसके सामने बड़ी संख्या में अचानक से पाकिस्तान ओरिजिन के प्रोटेस्टर्स वहां पर प्रोटेस्ट करने चले आए थे। ये सब भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। हाथ में पाकिस्तानी आर्मी का विक्ट्री सिंबल था और ये दावा कर रहे थे कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी नहीं निर्दोष लोगों को टारगेट किया। लेकिन खास बात यह है कि पुर्तगाल में भारत की एम्बेसी ने इसके तुरंत बाद एम्बेसी बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर चिपका दिया जिसके ऊपर लिखा था कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी आधिकारिक तौर के ऊपर खत्म नहीं हुआ है और भारत पाकिस्तान के बीच अभी और एक्शन हो सकता है। अभी भी पाकिस्तान भारत की सेना के टारगेट के ऊपर है। ये देखकर पाकिस्तान के प्रोटेस्टर्स और भड़क गए थे, जिसके बाद वहां पर सिक्योरिटी को बचाव करना पड़ा। इंडियन एम्बेसी ने ये पोस्टर अचानक से तो प्रिंट नहीं किया होगा। माना जा रहा है कि इस तरह के पोस्टर्स हम और भी कई सारे देशों में भारत की एम्बेसी को भेजो इंडिया से। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। सबसे पहले आप बांग्लादेश और भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन का ये मैप देखिए। ये जो मैप के ऊपर रेड कलर का लोकेशन का मार्क है, ये पॉइंट बांग्लादेश की सीमा के अंदर है, लेकिन ये भारत और बांग्लादेश के इंटरनेशनल बॉर्डर से 12 से 15 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है और चिकन नेक इसके बिल्कुल साइड के ऊपर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ये लोकेशन 135 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए स्ट्रेटेजिक पर्पस से देखा जाए तो ये पूरा रीजन ही भारत की सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस पूरे एरिया में जो भी मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं उनके ऊपर भारत की खास नजर होती है। पिन पॉइंट लोकेशन की बात करें तो इस लोकेशन को बांग्लादेश में लाल मोनीरात कहा जाता है जो बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन में आता है। एंड इस बार अगेन यहाँ पर एक मेजर डेवलपमेंट हुई है जिसके कारण इस टॉपिक को काफी डिस्कस किया जा रहा है। अभी जो लाल मोनीरात एरिया है, यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक एयरफील्ड थी। जब भारत अभी आजाद नहीं हुआ था, यहाँ पर तब का एयरबेस और एक एयरफील्ड है। ब्रिटिश सेना यहाँ पर हथियार, एमुनिशन और असला बारूद यहाँ पर स्टोर करती थी। उस समय यहाँ से फ्लाइट्स भी ऑपरेट हुआ करती थी और ये वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का एक फॉरवर्ड बेस था। लेकिन आज के समय यहाँ की एयरफील्ड वर्किंग कंडीशन में बिल्कुल नहीं है। बांग्लादेश की सेना और सरकार ने इस एरिया को पूरी तरह से अबैंडन कर दिया है। यहाँ पर आज भी बांग्लादेश की सेना का कंट्रोल है और बांग्लादेश की एयरफोर्स बकायदा यहाँ पर डिप्लॉयड है। अब मेजर डेवलपमेंट ये हुई है कि बांग्लादेश की सेना, बांग्लादेश के सरकारी ऑफिशियल्स इस वर्ल्ड वॉर 2 एरा के एयरबेस के ऊपर अपने साथ चाइनीज ऑफिशियल्स को यहाँ पर लेकर गए हैं। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि ये जो हिस्टोरिक एयरबेस है, बांग्लादेश इसको दोबारा से एक्टिव बनाना चाहता है, इस एयरफील्ड को दोबारा से ऑपरेशनल करना चाहता है। अब इसमें भी भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बांग्लादेश एयरफोर्स या बांग्लादेश की सेना भारत का क्या ही कर लेगी, लेकिन मसला यहाँ पर बांग्लादेश का चाइना को यहाँ पर एंट्री दिलाना। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश इस मिलिट्री बेस और एयरफील्ड को रिवाइव करने के लिए चाइना से मदद ले रहा है। किसी चाइनीज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। चाइनीज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद क्या पता यहाँ पर वो चाइनीज कंपनी कितने समय तक प्रेजेंट रहे और क्या बांग्लादेश के पास चाइना को पे बैक करने के लिए पैसे भी हैं, क्योंकि हम पहले दे चुके हैं कि हमारी बिजली तो दे नहीं रहे, भारत का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे नहीं कर पा रही है। और अगर कल को बांग्लादेश की सरकार इसी तरह से चाइना को पे बैक नहीं कर पाई तो कल को इस बात की पॉसिबिलिटी है कि चाइना यहाँ पर घुस सकता है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट भी चाइना ने इसी तरह से 99 सालों के लिए हड़प लिया है और लीज पर ले लिया है। कल को हो सकता है कि सिविलियन फ्लाइट से पैसा रिकवर करने के बहाने से चाइना यहाँ पर घुस जाए या फिर बांग्लादेश की सरकार यहाँ पर एक एयरफील्ड बनाकर इसको खुद ही चाइनीज कंपनी को लीज के ऊपर दे देगी। और अगर ऐसा हो गया तो ये भारत के सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही मेजर खतरा होने वाला है। चाइना यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर नजर रख सकता है, चिकन नेक के ऊपर उसकी पूरी नजर होगी। भारत की सेना और एयरफोर्स की मूवमेंट के ऊपर डिप्लॉयमेंट पैटर्न नोट कर सकता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकता है
इसलिए ये जो बांग्लादेश यहाँ पर चाइनीज ऑफिशियल्स को ला रहा है, ये भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स लगातार वार्न कर रहे हैं कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इनके ऊपर लगाम लगाई जाए, वरना लेट हो जाएगा। बस यही कारण है कि मोदी सरकार बांग्लादेश के वीजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, बांग्लादेश के साथ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस हो रही हैं, ताकि किसी भी तरह से ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश लाइन पर आ जाए। ऐसे नहीं आएंगे, और भी बड़ा करना पड़ेगा। भाषा से सुधर ही नहीं रहे। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के ऊपर भारत सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की की सबसे बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग एविएशन कंपनी सेल्बी एविएशन को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार के सिक्योरिटी क्लियरेंसेस और इंडियन एयरपोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के कारण सेल्बी एविएशन की मार्केट कैप $200 मिलियन नीचे गिर गई है। $200 मिलियन की मार्केट कैप कम होना यानी कि कंपनी को इंडियन रुपीस में 1700 करोड़ रुपीस का नुकसान होना। ये सारा नुकसान 3 दिन के अंदर हुआ है। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि टर्किश कंपनी सेल्बी एविएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में भारत सरकार के उस फैसले के खिलाफ एक केस फाइल किया है, जिसमें सरकार ने सेल्बी एविएशन के सिक्योरिटी क्लियरेंसेस रिमूव कर दी थी। न्यूज निकल कर आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट में आज इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी है। अच्छा, जल्दी फ्राइडे को एंड आज मंडे को इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में तारीख दो ना। भारत सरकार के फैसले के खिलाफ 2 पिटीशंस फाइल की गई हैं, एक सेल्बी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी सेल्बी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। ये दोनों टर्किश कंपनी सेल्बी एविएशन के अम्ब्रेला के अंडर भारत में रजिस्टर्ड है। अभी वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त कोर्ट में इस केस के ऊपर हियरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। आज कोर्ट में इस केस के ऊपर हियरिंग में क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, दिल्ली हाई कोर्ट के जज इसके ऊपर क्या कहते हैं और क्या सेल्बी एविएशन को सिक्योरिटी क्लियरेंसेस वापस दी जाती है या फिर नहीं, हम इस केस को भी प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे एंड आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। कंपनी को 1700 करोड़ रुपीस का जो नुकसान ऑलरेडी हो गया है, आज मंडे को मार्केट दोबारा से खुलनी है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सेल्बी एविएशन की मार्केट कैप आज कितनी कम होती है, क्योंकि ये जो 1700 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ है ये अभी और बढ़ने वाला है। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के एक्सपोर्ट्स को लेकर, यानी जो सामान हम विदेशों में फॉरेन कंट्रीज को बेचते हैं। अगर हम पिछले 10-12 साल के एक्सपोर्ट्स बाय वैल्यू का डेटा निकालें तो किसी भी पर्टिकुलर ईयर में टॉप 3 आइटम्स जो भारत एक्सपोर्ट करता है उसमें फर्स्ट नंबर के ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं, सेकंड नंबर के ऊपर जेम्स एंड ज्वेलरी यानी कि गहना वगैरह और थर्ड के ऊपर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और ड्रग्स मेडिसिन वगैरह आते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा कमाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देन जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स से होती है। पिछले 10-12 साल में यही ऑर्डर चल रहा था। बस बीच में जब कोविड-19 आया था उस समय फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भारत की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली आइटम बन गए थे। लेकिन नेक्स्ट ईयर से फिर से वही ऑर्डर रिपीट हो रहा है, जिसपे टॉप के ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे और सेकंड के ऊपर जेम्स एंड ज्वेलरी। दरअसल भारत क्रूड ऑयल तो इम्पोर्ट करता है, लेकिन उसको रिफाइन करने के बाद जो डेरिवेटिव्स और फ्यूल्स निकलते हैं वो हम फॉरेन कंट्रीज को भी सेल करते हैं। और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद तो भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट भी लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन अब इस बार ये रैंकिंग्स एक बार फिर हमेशा के लिए चेंज हो गई है और ऐसा लग रहा है कि अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का पड़ता भारत के एक्सपोर्ट में हमेशा के लिए कट गया है। दरअसल भारत सरकार ने साल 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए एक जानकारी रिलीज की है, जिसमें बताया कि पिछले 1 साल में भारत के एक्सपोर्ट होने वाली सबसे बड़ी आइटम अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं रहे हैं, बल्कि स्मार्टफोन्स ने इसको रिप्लेस कर दिया है। निकल कर आ रही है कि स्मार्टफोन्स भारत की टॉप एक्सपोर्टेड आइटम बन गए हैं। पिछले 1 साल में भारत ने $24 बिलियन वर्थ के स्मार्टफोन्स दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किए और इंडियन रुपीस में आंकड़ा 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बनता है। इसके पिछले साल बनेंगे तो और बढ़ेगा। साल भारत ने $15 बिलियन के स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट किए थे। इंडिया में सस्ते हो जाएंगे। भारत ने केवल $10 बिलियन के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए थे। अभी समय एप्पल कंपनी और सैमसंग के भारत में नई प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट करने के बाद माना जा रहा है कि इस साल भारत $30 बिलियन के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करेगा और नेक्स्ट ईयर $40 बिलियन के, क्योंकि अगले साल तक स्मार्टफोन्स की मल्टीपल प्रोडक्शन लाइन भारत में स्टार्ट होने वाली है। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत की टॉप एक्सपोर्ट आइटम्स में स्मार्टफोन्स अगले कई साल तक टॉप पर रहने वाले हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेकंड प्लेस के ऊपर आ गए हैं और थर्ड के ऊपर जेम्स एंड ज्वेलरी आ गए हैं। इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी निकल कर आ रहा है कि ये जो भारत ने साल 2024-25 में $24 बिलियन के स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट किए हैं, इनमें से 94% स्मार्टफोन्स केवल 2 ही कंपनी से आए हैं, एप्पल और सैमसंग। बाकी 6% बाकी बची कंपनीज के। और टॉप 5 देश जहां पर भारत के स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट हुए हैं वो है अमेरिका, नीदरलैंड्स, इटली, जापान और चेक रिपब्लिक। लास्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर ने ईरान के एनएसए डॉक्टर अली अकबर अहमदिया के साथ फोन कॉल के ऊपर बात की है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ईरान भी लगातार भारत के कांटेक्ट में ही है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं। चलो अच्छी बात है कि अब हम फोन्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की साइड जा रहे हैं। अब एक वो दिन आना चाहिए जिसमें वो फोन्स हमारे बनी हुई कंपनी के हों और
हमारा जो है वेपन्स में नंबर 1 हो, क्योंकि उसमें खूब पैसा है और टेक्नोलॉजी भी सबसे हाई होती है, तब उसका जब वो हम करेंगे नंबर 1 हमारा वो होगा, तो इसका मतलब है वी रीच्ड द टॉप। पर बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और बांग्लादेश को के ऊपर कुछ ना कुछ बहुत जल्दी करना चाहिए, उससे पहले कि ये चाइना जो है बांग्लादेश पे हावी हो जाए और हमारे लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा दे। है, उसको आप रोक नहीं सकते। पर देखो, मगर ये है कि एक मिनट, यही तो बात है कि यूक्रेन ने जब किया था तो रशिया ने टॉलरेट नहीं किया, तो वैसे ही अगर ये कर रहा है और चाइना जो हमारा दुश्मन है उसको घुसाता जा रहा है। देखो ये हर बारी चाल होती है हर कंट्री की कि भैया वो उसको हम बुला रहे हैं सिर्फ बनाने के लिए, वो बनाने में जब आप चुप बैठे रहो धीरे धीरे वो उस एरिया में घुस भी जाती है। एनिमी को बुला लेगा कि वो तो सिर्फ बना रहा है, जैसे चाइना को बोला है, वो धीरे धीरे चाइना उस एयरबेस को ही ले लेगा और वहां पे अपनी मिलिट्री भी रख लेगा। देखते कुछ नहीं कर सकते, मगर इतना जरूर है कि टर्की के अगेंस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। टर्की के साथ तो बहुत कुछ करना चाहिए। एक्सपोर्ट वगैरह बांग्लादेश से जो आपके हाथ में है चीजें वो करिए, इकोनॉमिकली इनको हर्ट करिए तो वे लाइन पे आएंगे। बेस्ट वही है, करना तो बहुत कुछ चाहिए। इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाला है, जब हो जाएगा तो पता चलेगा अगर इन कंट्रीज का ट्रेड नहीं होता इंडिया के साथ तो वो डूबेंगी। तो पॉइंट यही है कि इकोनॉमिकली आप इनको मारिए। और मतलब डिफेंस में हमें बहुत बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि हम चारों तरफ से ऐसे देशों से घिरे हुए हैं कि भैया वो दुश्मनी करने से बाज नहीं आ रहे। तो उसके लिए हमें बहुत अपना स्ट्रांग डिफेंस करना पड़ेगा, बहुत पैसा खर्च करके अपने आप को ऐसे ऐसे वेपन्स होने चाहिए कि ये छोटे छोटे जो देश इधर साइड में है ना, ये डरें कि पंगा नहीं लेना। एक तो हम पैसों से भी बहुत स्ट्रांग है और वेपन्स में भी बहुत स्ट्रांग है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।